नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं सभी अपने दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर इस मंच पर यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर पटना से सादर आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक, सुपरिचित कवि और गद्य लेखक डॉक्टर विनय कुमार को। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे आज हमारे मंच पर आएंगे। और आज का जो विषय है, अभी जब हम डॉक्टर साहब को जोड़ेंगे इस मंच के साथ, उसके बाद हम विषय के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। वैसे हमारे पोस्टर में विषय आपको सार्वजनिक किया गया है, आप जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पटना से आज के हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर विनय कुमार, उनको हम इस मंच पर जोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपने समय निकाला, आप बहुत ही व्यस्त हैं। अब कितने समय से हम आपके लिए कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे बीच में आएंगे। और जैसे आपके साथ हमारे जो विषय हमने जो डिस्कस किया है जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको ये सूचना देना चाहता हूँ, अभी रमेश चंद्र शुक्ल जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए, सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गई, सरिता जी कुमार जी हमारे साथ जुड़ गई। अब हमारे जी सब मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और मैं जी मित्रों को ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि पटना से आज के हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर विनय कुमार। प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं आप कवि हैं, आप गद्य लेखक हैं, और क्या क्या है हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ विचार विमर्श करने के बाद जो हमने आज विषय चुना है, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आपने ही इस विषय को सुझाया था, खुशहाली और रास्ता। एक बार एक फिल्म आई थी ना, हरियाली और रास्ता, जी तो आपने कहा कि हम इसका विषय रखेंगे खुशहाली और रास्ता। जी यानी जो मानसिक स्वास्थ्य जो है, जिसको हम कहते हैं मेंटल वेलनेस, वो जी वास्तव में क्या है, जिस संदर्भ में आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। और हम आपसे जानेंगे, चूंकि आप एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके बारे में मैं एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। जी आप पटना में हैं और प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं। आप साथ साथ में कवि भी हैं। आपके कई काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। कर्ज तहजीब एक दुनिया है, आम्रपाली और अन्य कविताएं, मॉल में कबूतर, पानी जैसा देश, ये तो आपके काव्य पुस्तकें हैं। और साथ में आपकी एक विशेषता ये रही है, यक्षिणी का आपका बहुत सफल मंचन हुआ है। डॉक्टर साहब, दिल्ली में और कहाँ, पटना में हुआ है क्या? पटना में हुआ है जी। पटना में हुआ है। उसके लिए मैं पटना में दो बार और दिल्ली में एक बार, कमानी में दिल्ली में हुआ एक था। बार, और बहुत ही सफल रहा है और बहुत ही लोकप्रिय रहा है। बहुत सारे मित्रों ने बहुत ही उस मंचन को सराहा है। और साथ में मनोचिकित्सा पर आपके डॉक्टर साहब 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जी और अंग्रेजी में 5 पुस्तकों का आपने संपादन भी किया है। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं आप। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ऐसा शुरू करूंगा डॉक्टर साहब, पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में 5 मिनट जानना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि देखिए, इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ गए। नमिता सिंह जी जुड़ गई, मुद्दसर अहमद साहब जुड़ गए, बहुत सारे सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। और जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। जी ये मेंटल वेलनेस जो होता है, ये वास्तव में क्या है, इस पर बाद में आएंगे। पहले अपने बारे में आप 5 मिनट हमें बताइए। वास्तव में आप कहाँ से हैं, आपकी ये मनोचिकित्सा में कैसे रुचि पैदा हुई है? क्योंकि आप कवि भी हैं, आप गद्य लेखक भी हैं, तो आप तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। तो अपने बारे में डॉक्टर साहब खुद बताइए, आप, बहुत अच्छा लगेगा हमको।
रैना साहब, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं इस बात के लिए कि आपने मुझे अपने इस लोकप्रिय मंच पर आमंत्रित किया और कुछ बातें साझा करने का अवसर दिया। दरअसल हालत यह है कि हमारा समाज कई कारणों से बहुत ही बिखर सा गया है। पहले जो एक संश्लिष्टता होती थी, जो एक लोग मिलजुल के साथ रहने की एक भावना हुआ करती थी, उसको हमारी तरक्की ने, हमारे विकास ने, विकास की मान्यताओं ने अलग अलग तरीके से बाधित किया है और हम अब उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। घर में अगर 4 लोग हैं तो अलग अलग मोबाइल फोन लेके बैठे हैं और पड़ोसी से भी हम फेसबुक पे मिलते हैं। कोविड ने जिसकी जिसकी दस्तकें फिर सुनाई देने लग गई हैं, कोविड ने तो बहुत ही बुरा हाल किया और उस हालत में लोगों से संवाद का जरिया फेसबुक लाइव बहुत रहा। फेसबुक ने बड़ी मदद की उस समय। तो अब ये सोशल मीडिया पे जो फैला हुआ समाज हमारा है, ये हमारा अपना समाज है और बड़ी आत्मीयता का अनुभव होता है। पता चलता है कि किसी के घर में बच्चा हुआ है तो बड़ी खुशी होती है, किसी की शादी ठीक होती है, किसी को प्यार मिल जाता है, किसी के घर में कुछ बुरा होता है वो भी दुखी करता है। तो ये सुख दुख सब एक अलग तरह का एक साझी दुनिया बन गई है और इसमें अच्छी बात यह है कि हम अच्छी चर्चाएं भी कर लेते हैं और सुख दुख साझा करने के अलावा। और कोविड के टाइम में ये बात बहुत ज्यादा हुई। तो मैं इस पूरे आपके जो समाज जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे और वो समाज जो आगे जुड़ेगा इससे, वो सब एक हिस्सा है। हम लोग जो कोई भी कार्यक्रम करते रहे हैं पहले भी, जो 2000, 3000, 4000, 5000 लोग देखते रहे हैं, वो सब हमारे उस समाज के हिस्सा है। और किन्हीं को मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे देख रहे हैं, तो मैं सबको सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरी जिंदगी है कि मैं पटना में रहता हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैंने MBBS MD किया और साइकियाट्री में मैं MD करने के बाद साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ पटना में। अपनी तबीयत ही कुछ ऐसी है कि सरकार से पड़ती नहीं। तो एक पुराना शेर याद आ रहा है कि कोई सवाले खुदा व सनम नहीं है दोस्त, मैं क्या करूं मेरी गर्दन में खम नहीं है दोस्त। तो अपनी गर्दन में खम ही नहीं है, लोची नहीं है, थोड़ी अकड़ है। वो शायद मैं बिहार के जिस हिस्से से आता हूँ, मगध कहते हैं उसको, और मगध का जो एक पुराना अगर इतिहास देखते हैं वैदिक काल का, तो इस पूरे इलाके को कहते थे कीकट। और वैदिक ऋषि कहते थे कि किसी को बुखार लगे तो कि बुखार तुझे कीकट भेज दूंगा। यानी वो लगभग काला पानी की स्थिति थी, जंगल था, कीचड़, मच्छर, ऐसी चीजें होती थी। यहाँ के लोग वैदिक नियमों का पालन नहीं करते थे, शिकार करते थे और जाहिर मांसाहारी भी होंगे और अलग तरह के थे। तो उनका स्वभाव थोड़ा अलग था। तो वो थोड़ा, लेकिन एक बगावती तेवर शुरू से रहा है। तो मैं उसी जमीन से आता हूँ और उसी मिट्टी का हूँ। तो इसलिए सरकार से बहुत पटी नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ी और प्रैक्टिस में आ गया। इसका बड़ा फायदा हुआ। हमारे अग्रज कवि और मित्र ज्ञानेंद्र पति कहते हैं कि जब मैंने नौकरी छोड़ी एक बार, तो लोगों ने कहा कि भाई रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वापस आ जाओ। तो मैंने कहा कि एक बार जब उड़ना शुरू कर दिया तो आकाश से कम तो चाहिए ही नहीं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब काम कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ अपने आकाश में, और उड़ रहा हूँ कविता लिखने के लिए तो अपने आकाश में, समाज में जिस हिस्से में जाऊं, जिनके लिए काम करूं, वो मेरा अपना आकाश है। तो ये स्वतंत्रता जो मिली नौकरी छोड़ने के बाद, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वो इतनी कटु है, इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है कि उसने मुझे बाध्य किया कि मैं आजादी का स्वाद चखूं। तो प्रैक्टिस करता हूं। कविता और साहित्य से जो मेरा रिश्ता है वो ये है कि मैं कवि पहले था, मनोचिकित्सक या चिकित्सक बाद में हुआ। कविताएं स्कूल में शुरू हुई, छंदों का अनुशासन स्कूल में जो मेरे गुरु थे राम अवतार सिंह संस्कृत पढ़ाते थे, तो उन्होंने छंदों का अनुशासन सिखाया, द्रुत लंबित वंशस्थ, ये सारी चीजें, और तत्समता का स्वाद ऐसा चखाया कि हरियोध, अयोध्या से बात है, हरियोध, कामायनी, सारी चीजें स्कूल में ही कई बार कई राउंड पढ़ जाने के बाद ये वो सारा संसार जो बचपन में आता है क्या कि भाषा की जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, नॉम चॉम्स्की जो कहते हैं टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस,
न्यूरोलॉजी सेक्रेटरी में और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके, लेकिन मैं कॉमन बात बोल रहा हूँ। तो बच्चों में वो ज्यादा सक्रिय रहता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मैंने जो बचपन में या स्कूली जीवन में भाषा के साथ संबंध बनाया, तो मेरी भाषा संपदा अच्छी बन गई और एक स्वभाव अंदर विकसित हो गया। उर्दू में रुचि, एक हमारे अंग्रेजी के टीचर थे मतीउल हक साहब, उन्होंने थोड़ी रुचि जगा दी अंग्रेजी में, उर्दू में। गालिब का एक शेर सुना दिया, दिल ही तो है न संगो खिस, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि ऐसे भी कहा जा सकता है, कविता ऐसी भी हो सकती है। तो इसने उर्दू की तरफ धकेल दिया, तो उधर भी थोड़ी बहुत गति हो गई, रुचि हो गई, थोड़ी समझ विकसित हो गई, समझने लगा। फिर तो अपने मीरो गालिब फैज फिराक सब की गलियों से गुजरते गुजरते थोड़ी बहुत उर्दू की ताकत की मुझ तक आ जाती है। मेरी कुव्वत नहीं, मैं तो उर्दू नहीं जानता। जी। अभी सिग्नल गायब पड़ा हो गया था, अभी आ गया है शायद। जी जी, आप क्या थोड़ा सा, जी जी। तो बस मैं अपने बारे में जो कह रहा था उसको कंक्लूड कर रहा था कि मेरी जिंदगी ऐसी ही चली। और तो भाषा की तमीज विकसित हुई, और धीरे 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 मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जब मैं जीवन में आया तो कुछ मित्र मिले, उन्होंने पुरानी कविताएं मुझसे सुनी और कहा कि नहीं, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। मैंने कहा अच्छा लिखता हूँ, मैं तो लिखता ही नहीं हुआ आजकल काफी समय से। तो वो मिलने लगे, क्या गोष्ठी करते हैं, मिलते हैं, ये सुनाओ वो सुनाओ। एक बार फिर वो जिसको कहते हैं स्टिमुलस, उद्दीपन, वो एक बार जब उसने छू दिया तो जो सब कुछ स्थगित था क्या बात वो है। सब बह निकला। और उसके बाद ये जो 5 कविता की किताबें, 2 गद्य की किताब, गद्य को लेकर हुआ क्या कि अखबारों में कई बार वैसे विषय आते हैं मनोचिकित्सा से जुड़े, लोगों ने कहा इस पे आप लिख देंगे, हमने कहा लिख देता हूँ। लिख दिया तो अब लोगों को अच्छी लग गई, तो पूरे देश के अखबार और पत्रिकाओं से आने लगे कादम्बिनी, और कहाँ महाराष्ट्र से प्रकाश चंद्रायन, वो कौन सा अखबार जो आता है उसके लिए, और बहुत सारे लोगों ने लिखवाना शुरू कर दिया। विष्णुनागर में बहुत सारे लिखवाए। तो धीरे धीरे वो उधर भी गद्य भी प्रयास करते करते हो गया। तो बस यही मेरी यात्रा है। 10 सालों में मैंने बहुत लिखा, और उसके बाद मैंने तय किया कि अब जो दिल कहेगा वही लिखूंगा। तो अब 10 साल से जो दिल कहता है वही लिखता हूँ। ऑन डिमांड लिखता नहीं हूँ, क्योंकि अपना काम भी रहता है और मनोचिकित्सा की दुनिया में भी बहुत काम करना होता है। तो यही मेरी छोटी सी यात्रा है। और यात्रा में जो बिना पाथेय के कोई यात्रा होती नहीं, तो मेरा जो पाथेय है, जो कह सकते हैं कि मातृभाषा ने, माँ ने और ममत्व से भरे गुरुओं ने जो पाथेय मेरे आत्मा के आंचल में बांध दिया, बस वही, उसी पाथेय के सहारे चलता आ रहा हूँ। और बाकी पाथेय तो जीवन के संघर्षों में और लोगों से मिलने जुलने में मिल ही जाता है। तो बस क्या उन्हीं बात। पाथेय के बल पर ये यात्रा चल रही है, जिसमें थोड़ा विचार है, थोड़ी कविता है, थोड़ी दुनिया की खिदमत है, और थोड़ी गुफ्तगू है जो आज कर रहे हैं। देखिए, बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आपसे तो मैं कुछ कविताएं भी सुनना चाहूंगा, हमारे मित्र सुनना चाहेंगे जरूर। जी लेकिन उससे पहले एक मनोचिकित्सक के रूप में जब आपसे ये चर्चा हुई तो आपने कहा क्यों ना इसका विषय हम खुशहाली और रास्ता रखेंगे। जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले इस विषय को आप थोड़ा सा एलेबोरेट करिए। इसको थोड़ा सा आपका क्या मतलब मनोचिकित्सा की दृष्टि से आप क्या टच करना चाह रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि ये जो विषय में रखने की बात आज हुई, वो इसलिए हुई कि इस साल एक संस्था है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। वो एक संस्था है जो विश्व वैश्विक संस्था है, ग्लोबल संस्था है। और वो हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का एक उपक्रम करती है वो संस्था। और हर साल वो एक थीम देती है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कहते मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जितने भी हैं, या बाकी लोग जिनका जुड़ाव इससे, वो इस थीम को लेकर के चर्चा करें, देश में, दुनिया में, अपने छोटे स्तर पे एक दिया से दूसरा दिया जलाएं। तो ये पहल जो उनकी थी वो हर साल वो करते हैं। उसमें बहुत अनोखे अनोखे वो स्लोगन्स देते हैं। जैसे एक बार उन्होंने स्लोगन दिया था कि
नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। क्या बात है। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, उदास हैं, तो आप न टहलने जाएंगे, न ठीक से खाएंगे, न किसी से बात करेंगे, तो आपके स्वास्थ्य का कोई भी पहलू आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई नहीं। एक बार कलंक जो जुड़ा हुआ है मानसिक रोगों से, उसको मिटाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया कि मानसिक रोग किसी को हो सकता है, मुझे भी। मैं तो जब भी जुलूस निकलता है अवेयरनेस का, मैं यही तख्ती लेकर चलता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य किसी को हो सकता है, मानसिक रोग किसी को हो सकता है, मुझे भी। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स दिए कई बार, तरह तरह से। सुसाइड पे दिया, उसके प्रिवेंशन पे दिया, युवाओं की समस्या पे दिया। अभी हुआ ये इस बार ये कि कोविड ने एक अलग तनाव में पूरे विश्व को डाला, और चक्कर ये था कि कोविड में बचे वही जो मजबूत थे। और मजबूत कैसे? सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। यानी जिनके भीतर और बाहर दोनों की शक्तियां संयुक्त थी, वो लोग बचे, और अच्छी तरह बचे। उनको कोविड हुआ तो हल्का हुआ, निकल गए, इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। देखा ये गया कि अवसाद के मरीज हैं अगर, या स्किज़ोफ्रेनिया के बड़े कोई किसी मानसिक रोग से शिकार हैं, तो बाकी लोगों को जो कोविड हो रहा है उससे करीब करीब कई 3-4 गुनी ज्यादा दर थी उनमें होने की। तो ये बड़ी बड़ी एक रिमार्केबल बात थी जो नोटिस की गई। तो इसलिए उसने इस बार का जो थीम दिया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन, वो था कि मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइजिंग ग्लोबली मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। मानसिक स्वास्थ्य और वेल बीइंग। अब वेल बीइंग के लिए खुशहाली से अच्छा शब्द कुछ हो नहीं सकता है। क्या हो सकता है, सही बात। हाँ, वेल बीइंग के लिए आप कुशल क्षेम बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब क्या है कि शब्द जो हो, वो शब्द जब आप उछालते हैं ऐसे मौकों पर खास तौर से, तो उनमें गेंद जैसी फितरत होनी चाहिए कि आपने उछाला, लेगे और फिर उछले। कि आपने 2 फीट फेंकने का लिया और फिर वो 12 फीट चल जाए खुद से। तो ये खुशहाली में वो चीज है, वो एक बॉयंसी है, एक उछाल है, पॉजिटिविटी है उसमें, और पॉजिटिविटी है, और फिर वो एक तरह की उसमें एक तीक्ष्णता भी है, खुशहाली। तो वो आपको आपके भीतर धंसती है वो चीज बड़ी मुलायमियत के साथ। तो ये इसलिए मैंने इस शब्द का अनुवाद रखा इसके लिए कि मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली विश्व भर के लिए प्राथमिकता। ये मैंने बाकी जगह जो चर्चाएं चली उसमें ये बात कही गई, और इसमें काफी बातें हुई, रेडियो पे, टीवी पे, सब जगह पूरे देश में चर्चा। और अब है कि चर्चा चलनी भी है साल भर। अभी हाल में किसी को लिखना था तो मैंने उनको भी कुछ लिख के दिया, इंटरव्यू दिया। तो ये चलता है। ये जो है वो इस बार का, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि चूंकि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करनी है, साइकियाट्रिस्ट विनय कुमार से बात करनी है, तो हमें जो एक ग्लोबल प्रायोरिटी आज की तारीख में है उस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें घुसेगी, नहीं। ये गपशप की बातें हैं, और वो लगभग वही बातें हैं जो परंपरागत रूप से भी हम करते आए हैं। साइंस की खासियत यह है कि परंपरागत बातों को भी थोड़ा सा ऑथेंटिक तरीके से रिसर्च करके डेटा से सपोर्ट कर देती है कुछ चीजों को, तो बदल जाता है वहां। हाँ, वो चीजें ज्यादा कन्विंसिंग लगने लगती है। तो ये इसके चयन के पीछे यही वजह थी। और सब खुशहाल रहें, सबको मानसिक स्वास्थ्य का सुख मिले, ये कामना भी। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से आपने इस विषय को यहाँ पर परत खोल दिया, और आपने इसका मुख्य कारण बताया किस वजह से ये आजकल बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जिस पर बहुत चर्चा भी आवश्यकता है और व्यवहार में लाना भी बहुत जरूरी है जी। तो डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा इस तरफ बात करेंगे। अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अपने पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो हमारे यहाँ तो शुरू से ही एक स्वस्थ परंपरा ये आई है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद रहा है, हमारे यहाँ योग की परंपरा रही है, हमारे यहाँ व्यायाम या हमारे यहाँ पूजा पाठ जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ये सब चीजें कहते हैं कि इससे एकाग्रता जब आपके मन में हो, आपकी मानसिक तरीके से जब आप स्वस्थ रहेंगे,
तो तभी आप कंसंट्रेट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो आपको एक मनोचिकित्सक होने के नाते क्या लग रहा है, क्या कारण है कि मैं तो वर्तमान की बात करूं, ज्यादा अतीत में नहीं जाएंगे हम, वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में आदमी को क्यों लग रहा है कभी कभी एक अनसर्टेनिटी सी, जिसको कहते हैं ना, उसको महसूस होती है, पता नहीं अब क्या होगा, कल क्या होगा, अब इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ। जिसका एक कारण आपने ये भी बताया था, बीच में जो कोरोना का समय आ गया, उस समय इतना अनिश्चितता पैदा हो गई, उसमें अनसर्टेनिटी आ गई कि अवसाद ने थोड़ा सा उसके जहन में घर करने लगा है, उसके जहन में। तो इस पर आप का मैं पूरी व्याख्या चाहूंगा, कारण क्या है? रूसो का एक कथन है कि एज सिविलाइजेशन एडवांसेस मेंटल इलनेसेस स्टेप इन। क्या बात है। अब है क्या कि आप जंगल से शहर तक की यात्रा में, जंगल में पता था कि जो अनिश्चितता है वो कहाँ है। अगर गुफा में सांप न घुसे तो जिंदा रह जाएंगे, और बाकी क्या है, बाकी तो जीवन है, कहीं से कुछ खा लो, पानी पी लो और जी लो, यही था। अगर आप बाघ से बच के, पेड़ पर चढ़ के बाघ से अपने आप को बचा लिया, शेर से बचा लिया, तो बच जाएंगे। तो मौत को लोगों ने चीनना शुरू कर दिया था। तो तब वो समय था कि सिर्फ एक जीवन था, जिजीविषा थी कि जीना है, वो तो मनुष्य के साथ शुरू से है। और दूसरे की कुछ चुनौतियां थी जो घातक थी, उनको पहचानना था। छोटे मोटे कबीले थे, छोटे मोटे सपने थे, कोई बड़े सपने नहीं थे, समाज बहुत छोटा सा था। तो तब से और शहर की यात्रा में आप सोच के देखिए कि कितना कुछ बदला है, और जो बदलाव है, इस बदलाव में क्या क्या चीजें बदली हैं। इस बदलाव में हमने निश्चित को छोड़ के अनिश्चित का वर्ण किया है। हम पहले हवा में नहीं उड़ते थे, हवा में उड़ने लगे, जमीन पर चलते थे। अब हवा में उड़ रहे तो हमने एक अनिश्चितता का वर्णन कर लिया कि हम एक मशीन पे हवा में उड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास पंछियों की तरह पंख नहीं है, हम एक मशीन की मदद से उड़ रहे हैं। हम समुद्र पार नहीं करते थे, वो मेरे लिए सीमा थी। बहुत उफनी हुई नदियां हमारे लिए सीमा थी। दरअसल मैं तो कई बार कहता हूं कि सरहदें जो प्रकृति ने तय की थी, काश उसी को मान ले तो दुनिया में झगड़ा ही नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात नदी के जो भगवती चरण वर्मा की कहानी में गुंडे में कहता है अंत में कि भाई उस्ताद, इस पुल के उस पार का इलाका तुम्हारा और इस पार का इलाका हमारा। तो ऐसे ही हो जाता कि भाई रावी के उधर तुम और इधर मैं, चनाब के उधर तुम, इधर मैं, गंगा के उधर वैशाली, इधर मगध, कोई समस्या नहीं थी। हम जब पार करते हैं तब दिक्कत होती है। तो दरअसल हमने पानी को पार किया, वहां एक अनिश्चितता पैदा की। हमने नगर बसाए, हमने व्यापार को फैलाना शुरू किया, हमारी जो आवश्यकताएं थी उनको मैंने अपने बढ़ाना शुरू किया। हम वो सारे काम हौले हौले करते चले गए, जो कहने को तो लगता था कि हम ये निश्चिंत होना अपने को करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम एक नई तरह की अनिश्चितता। अब सोच के देखिए जरा, एक छलांग लेके मैं बोलता हूं कि हमने जो बड़ा बाजार बनाया और शेयर मार्केट बनाया, उससे कितनी बड़ी अनिश्चितता उसमें है। सारा खेल अनिश्चितता का ही वहां पे है। आप एक ही दिन में अरबपति बन सकते हैं और एक ही दिन में आप सड़क पे चले जा सकते हैं। तो ये हमने अनिश्चितता बनाया, तो अनिश्चितता का सृजन किया। हमने लगातार अनिश्चितताओं का सृजन किया है। हम जब एक छोटा परिवार बना के कहीं गांव में रहते थे, खेती बाड़ी की, जो खेत से अनाज मांग लिया, नदी से या कुआं से पानी मांग लिया, और बहुत हुआ तो आसमान में भगवान को बसा करके उससे कहा कि आशीर्वाद दे दो। हमारा जो समाज था, हमारा ऐसा ही था। लेकिन हमने जब यात्राएं की, माइग्रेशन हुआ, स्थानांतरण हुए, इस माइग्रेशन ने हमें बहुत बहुत असुरक्षित किया अपने खास तरीके से, जिसको उर्दू में हिजरत कहते हैं। तो हमारे अभी जो माइग्रेशन है, हमारा जो सारी दुनिया में लोग फैल रहे हैं, इसने बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा की। फिर आबादी बढ़ी, अवसर घटे, उससे अनिश्चितता पैदा हुई। कहने का मतलब ये कि एक जो संबंध दो इंसान के बीच बनते थे, बहुत पुराने समय में कोई किसी के साथ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद परिवार बना,
परिवार बनने के बाद फिर नई मान्यताएं आई, आजादी की बात आई, तो फिर उसके बाद न पत्नी सुरक्षित है, न निश्चिंत है, न पति निश्चिंत है। अब सब आजादी सबको चाहिए। तो कहने का मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने बहुत सारी अनिश्चितताओं का सृजन किया, जो कि व्यक्तिगत स्तर से लेकर के और ग्लोबल स्तर तक। और इतनी अनिश्चितताओं के बीच अगर आप रहेंगे तो मुश्किल तो आएगी। जो एक बड़ी बात थी मनुष्य के भीतर शुरू से, जो आज भी है ज्यादातर लोगों में, संतोष का कंपोनेंट। मैं जब खुशहाली पे आऊंगा तो इसमें ज्यादा चर्चा करूंगा। इस बदलते विकास का जो मॉडल है, उस मॉडल ने यही तो किया कि उसने संतोष छीन लिया हमसे। हम मुहावरा दे दिया, स्काई इज द लिमिट। मुहावरा दे दिया, बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट। ये जो ऐसे मुहावरे हैं वो तो अनिश्चितता की तरफ ही ले जाएंगे आपको। अब आप कहते हैं कि घर में ताला लगाओ, पैसा घर में मत रखो, बैंक में रखो। चलो बैंक में भी डाके पड़ने लगे। बैंक के बाद हुआ कि चलो अब साइबर स्पेस में पैसे रखते हैं। अब वहां भी साइबर सिक्योरिटी भी खंडित हो रही है, उसके लिए नई सिक्योरिटी बहाल करो, फिर सॉफ्टवेयर नया बनाओ। तो कहने का मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भीतर भी तो एक विकास का जो मॉडल हमने बनाया बाहर के लिए, वो मॉडल वायरस बन के उसने हमें भीतर भी इन्फेक्ट किया, हमारी आत्मा को, विचार को, सोचने समझने की शक्ति को। और चक्कर ये है कि हमारे भीतर भी एक शेयर मार्केट है, हमारे भीतर भी एक सेंसेक्स उठता गिरता है, हमारे भीतर भी वो सारा कुछ होता है जो बाहर होता है। हर मनुष्य एक इकाई है। संसार को अगर देखिए तो हर मनुष्य की इकाई है, और हर मनुष्य की हर कोशिका एक इकाई है। हर कोशिका सांस लेती है, हर कोशिका प्रजनन करती है, हर एक से दो होती है जब बढ़ने के क्रम में। उसके अंदर ऑक्सीजन का आना जाना है, संचार होता है, ऊर्जा बनती है, और सारी कोशिकाओं को जोड़ते हैं दोस्तों। हमारे अंग भी वैसे ही काम करते हैं, मनुष्य वैसे ही काम करता है। तो एक मनुष्य जो है वो एक घर को अगर देखिए, वहां भी एक बाथरूम, एक नहाने का कमरा है, खाने का एक बाथरूम है, एक पूजा का एक उसका। संसार में भी ऐसे ही है। तो सब इकाइयां हैं, हम एक छोटी इकाई है, संसार बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बना है। तो चक्कर यह है कि हम जो शुरू में हमारी इकाइयां छोटी हुआ करती थी तो थोड़े ज्यादा हम सिक्योर थे। अब हमारी सारी इकाइयां फैल गई हैं। हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है वो अमेरिका में है, और जो पैसा है वो हमारे एक सीनियर कहा करते थे, डॉक्टर तपन राय, मैं उनको बड़े इज्जत से याद करता हूँ। बंगाल के थे और गुजराती बोलते थे, गुजरात में रहते थे वो, सालों से मिला नहीं, दिल्ली में हम लोग साथ काम करते थे। वो कहते थे कि जमाना था यार कि ताकत भुजाओं में होती थी, पैसे गांठ में। क्या बात है। जो भी पैसे हैं वो गांठ में, और बैंक में नहीं कुछ। जो भी गांठ, जो भी ज्ञान है वो दिमाग में। अभी क्या है, ज्ञान है वो कंप्यूटर में, पैसा बैंक में है, और ताकत बंदूक में है। तो अब सोच के देखो क्या बात है, क्या बात। मैं इस मुहावरा को आज याद कर रहा हूँ बड़े इज्जत के साथ। सोच के देखिए कि हमने ऐसा किया, हमने बहुत कुछ पाया है। यात्रा बड़ी लंबी हुई है, मैं उसको नेगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो यात्राओं से मन को क्या, बिल्डिंग 100 माले की है कि 150 माले की है, दिल को उससे क्या फर्क पड़ता है। प्यार को इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो झाड़ी में किया जा रहा है कि 108वीं मंजिल पे किया जा रहा है, कि चंद्रमा क्या पे बात किया है, जा रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी। उसे तो चाहिए नहीं। हम लोग तो मूलतः वही बुनियादी वाले ही हैं, रहेंगे वही। तो हमने जो विकास किया है उसमें अनिश्चितताओं को ही आमंत्रित किया है। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बीच में दो शब्दों का प्रयोग किया जी उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी व्याख्या चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि आवश्यकता के अनुसार, दूसरा कहा आपने आकांक्षाएं। अब ये जी दो शब्द ऐसे हैं जो जिसकी तो आपको आवश्यकता है तो वो तो आप प्राप्त करके रहेंगे, क्योंकि जीवन यापन के लिए आवश्यकताओं का होना बहुत जरूरी है। आवश्यकता जिस चीज की है वो आपको प्राप्त करनी है। और दूसरी होती है आकांक्षा। जब जितने आप आकांक्षाएं करते रहेंगे उतना आप उन आकांक्षाओं को जन्म देते रहेंगे, उनको आप मल्टीपल करते रहेंगे, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मतलब आवश्यकता कितनी होनी चाहिए और आकांक्षाओं पर नियंत्रण कैसे पाना चाहिए।
बाबा कबीर तो बहुत पहले कह गए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो सच्चाई तो यही है कि मुश्किल यह है कि सच्चाई तो यही है, हमारी जरूरत तो यही है। टॉल्स्टॉय की एक कहानी याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि जिसमें वो है कि वो तुम सुबह जमीन की बात होती है तो सुबह से शाम तक जितनी दूर चलोगे उतनी जमीन तुम्हारी, और वो आदमी चलते 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 इतनी जमीन कवर कर लेता है कि गिरता है और कब्र में जाता है। 2 गज जमीन की जो कब्र बनती उसी में चला जाता है वो। तो उसको उतनी ही जमीन चाहिए थी दफन होने के लिए, और कब्जा करने के लिए सब कुछ। सिकंदर सारी दुनिया कब्जा कर रहा था, और मुहावरा जो बहुत पहले, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो सच्चाई तो यही है, बहरते दिखा रहे थे। जी 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 सबके सबके। जब दिनकर की पंक्ति है ना कि चलते समय सिकंदर से विजयी को कर मलते देखा, अंतिम बार चिता दीपक में जीवन को बलते देखा, चलते समय सिकंदर से विजयी को कर मलते देखा। तो सवाल है कि शरीर को तो उतना ही चाहिए, अगर ज्यादा देंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ज्यादा खिलाएंगे बीमार हो जाएंगे। प्यार का डोज भी हिसाब से ही, दुलार का डोज भी हिसाब से ही। अब देखिए, शरीर हो या मन हो, उसको ज्यादा चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। मुश्किल ये हुई है कि हमने जो सुख और सुविधा, हमने सुविधाओं को सुख मानना शुरू कर दिया। मुश्किल यहां से हुई है क्योंकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम में सुख देती हैं। आज भी जब सर्दियों के मौसम में जो जब हल्की सर्दी पड़ती है तो जो आनंद आता है, जब घर में कहा जाता है कि भगवान जी का फ्रिज चल रहा है, कुछ खराब नहीं होगा, और ठंड भी नहीं लगती है, और शाम को छत पे टहलने में मजा आता है, और एक हल्का स्वेटर डाल के जो आपने पहन रखी छोटी सी सदरी वो डाल लो तो मजा आता है। तो उस मौसम का कुछ जवाब है। आप कितना भी एसी चला लो, टेम्परेचर कंट्रोल कर लो, कुछ भी कर लो, आप वो चीज पा ही नहीं सकते। तो दरअसल मनुष्य की जरूरतें तो वहीं तक थी, लेकिन हमने तो अब रच दिया ना, हम तो यात्रा कर रहे हैं। दरअसल अब सोच के ये देखिए कि सभ्यता की यात्रा में हमने एक अनिश्चितता से लड़ने की कोशिश की, हमने बीमारी से लड़ने की कोशिश की, दवाओं का आविष्कार किया, अब दवाओं के साइड इफेक्ट से लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये विशियस साइकिल होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं तो उस खुशहाली का जो परिभाषा पे मैं आऊंगा तो उसमें ये बातें आएंगी, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग उस परिभाषा पे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, तो शायद ये चीज ज्यादा अच्छे से आ जाएगी, हमारी बातचीत के फ्रेमवर्क में भी आ जाएगी। जी 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 बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा खुशहाली का जो कॉन्सेप्ट है, पर तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बात कर लें। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए सबसे सरल जो परिभाषा हो सकती है उसकी, जो कोई भी समझ सकता है, वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है, मेंटल हेल्थ जो है, वो अंग्रेजी में एक वाक्य कहूं तो ये कहूंगा कि मेंटल हेल्थ इज एन एबिलिटी टू वर्क, प्ले एंड लव। क्या बात, क्या बात। अगर आप काम कर सकते हैं, और काम में जीवन के वो सारे काम हैं जिससे किसी न किसी, जिससे किसी का बुरा ना हो और किसी का भला हो। अब युद्ध को तो काम नहीं माना जा सकता, अब युद्ध छिड़ गया तो फिर अपने को बचाना एक काम हो जाता है, जमीन जीतना एक सिपाहियों के लिए काम होता है, मैं उनको कैसे छोटा बता दूं। लेकिन सच सवाल है कि वो काम नहीं था, मूल रूप से वो काम नहीं है। यानी जीवन को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, सब चीज को चलाने के जो काम है, अगर वो आप काम कर सकते हैं तो आपका 1/3 मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित। अगर आप खेल सकते हैं, अब खेल में बहुत तरह के खेल शामिल हैं, वो सारे खेल में वो सारे उपकरण और वो सारी गतिविधियां शामिल हैं जो आपको खुश करते हैं। उसमें गाना सुनना भी है, गाना भी है, वाद्य यंत्र बजाना भी है, फुटबॉल खेलना भी है, क्रिकेट खेलना भी है, और बच्चे के साथ खेलना भी है। पता नहीं आप क्या, आप ग्रैंड चिल्ड्रन अगर आपके हो तो घोड़ा बनने में जो मजा आता है, तो उनके लिए घोड़ा बन के आप जो घर में घूमते हैं वो भी खेल है। तो ये सारे खेल, जीवन के जितने सारे ये खेल हैं, वो सारे खेल में अगर आप आनंद उठा पाते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और इसको ऐसे भी देखिए कि ये खेल हमें मानसिक रूप से स्वस्थ करते हैं।
यानी अगर आप काम करते हैं तो ये काम, उत्पादक काम, आवश्यक उत्पादक काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करते हैं। और तीसरी चीज, प्रेम। प्रेम का दायरा भी बहुत बड़ा। प्रेम मतलब वही नहीं जो आई लव यू मोबाइल पे लिख दिया, नहीं। वो प्रेम में सारे सारे तरह के प्रेम, उसमें धरती माता से भी प्रेम, और देश से भी प्रेम, दुनिया से प्रेम, दुनिया के सारे मनुष्यों से प्रेम। अगर आपको देश से प्रेम है तो ऐसा नहीं है कि पड़ोसी देश से घृणा हो जाएगी आपको। प्रेम तो यही है कि प्रेम सबसे प्रेम करे। तो वो प्रेम जो सबसे प्रेम करे, उसमें मनुष्य का, पति पत्नी का प्रेम भी शामिल है, प्रेमी प्रेमिका का भी प्रेम शामिल है, वो सारे प्रेम। तो वो सारे अगर वो प्रेम को कर सकते हैं तो आप स्वस्थ हैं, और प्रेम आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करता है। ये तो मानसिक स्वास्थ्य की बात हो गई। इससे सरल परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती लोगों से बात करने के लिए, हर बार उदाहरण कई बार अलग अलग दे देता हूं। खुशहाली का जो जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको खुशी मिलती है कि नहीं, आप खुश हैं कि नहीं, अंदर से प्रसन्न है कि नहीं। 24 घंटे कोई प्रसन्न नहीं रह सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे अब साइंस की जब बात करते हैं तो थोड़ी स्टैटिस्टिक्स लग जाती है कि अगर आपकी खुशी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, वो अब उसको चक्कर में, अब स्टैटिस्टिक्स में मैं बात क्यों करूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और क्या, वहां कहां घुसना। लेकिन सच्चाई ये है कि वो, अगर वो, आप आम तौर पे ज्यादातर खुश रहते हैं। दुख जीवन है तो दुख होगा, संकट आएंगे, कष्ट आएगा, उससे मुक्ति नहीं है, लेकिन अगर कुल मिलाकर खुश रहते हैं तो वो खुशी आपके अंदर है तो आप खुशहाल हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपके भीतर संतोष है कि नहीं, क्योंकि खुशी तभी खत्म हो जाएगी जब संतोष खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप में असंतोष आना शुरू हुआ, जो मिला उससे आप संतुष्ट नहीं है, आप खुश नहीं है, रह नहीं पाएंगे खुश। आपने प्लान किया कि मेरे पास एक गाड़ी हो जो ठंडी हो, गर्मी में, धूप में, और बचाए और चले बिना रास्ते में रुके हुए। अब वो मिल गई तो हुआ कि नहीं साहब, अब तो BMW नहीं, मर्सिडीज नहीं है, तो फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में आ गया, अनिश्चितता आपने पैदा कर ली। यहाँ भी तीसरी चीज है जो कि बहुत खास है, वो है सार्थकता। क्या बात, मीनिंगफुलनेस। आपके जीवन में अगर मीनिंगफुलनेस नहीं है, सार्थकता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उसका कोई अर्थ है कि नहीं। अगर मैं एक किसान पिता, मेरे पिताजी किसान हैं, उनको अपना जीवन कभी निरर्थक नहीं लगा। वो हमेशा पृथ्वी से अन्न मांगते रहे और भुजाओं के बल पे खेत को सिंचित करने के लिए हमेशा तैयार रहे कि नहर में पानी नहीं आएगा तो जैसे भी होगा खेत को पानी पटा लेंगे। और उन्होंने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा कभी। तो ये जो एक उनको अपने जीवन में लगा कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं खेती से जुड़ा हूं, मैं समाज से जुड़ा हूं। अगर पॉलिटिकल मूवमेंट, कुछ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी, वोट देने जरूर जाते थे। और जिनको पॉलिटिकल ड्रामा में, लोगों को जो बहुत सा झगड़े चलते हैं गांव में, वंचित किया जाता था, शोषित दलित पीड़ित के को लो दबा करके उनको वोट दिलाने जाते थे, मार खाते थे, लेकिन वो जाते थे। और एक समय आया कि सब वोट देने लग गए, उनके प्रयास का ये फल हुआ। उनको लोगों ने कहा कि ये फलाना कम्युनिस्ट है तो ये बेकार आदमी है, तो ये ऐसे, उन्होंने वो उस बात से उन्हें परवाह ही नहीं की, वो अपना काम करते रहे। उनको अपना जीवन सार्थक लगा हमेशा कि मैं जो कर रहा हूं, वो खेत में काम करना, वोट दिला देना, बच्चे समय पे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को इतना दें कि वो सरवाइव कर जाए। उनकी जीवन की सार्थकता इसमें थी, क्योंकि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो परिवार के लिए काम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, और कहीं हाथ नहीं फैला रहे थे, और लोगों की मदद कर रहे थे। तो मैंने सार्थकता से भरा जीवन, जब मैं पिता को देखता हूं तो मैं याद करता हूं कि सार्थकता की जो मौलिक पर बुनियादी परिभाषा है वो यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। क्या बात। आप अगर दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, आपने रेडियो में काम किया, मान लिया, अगर वहां आपने निष्ठापूर्वक काम ठीक से कर लिया तो लगा कि वह जो जीवन सार्थक हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई आपने कविता लिखी और वो कवि, आपको लगता है कि आपने एक्सप्रेस किया और आपकी कविता की पंक्ति ने 4 आदमी के दिल को छू लिया, तो आप लगता है कि चलो लिखना सार्थक। कहा जाता है ना कि भाई कवि का सौभाग्य पढ़ लिया जाना, कविता का सौभाग्य सुन लिया जाना, पढ़ लिया जाना, तो उसकी सार्थकता उसी में वो कम्युनिकेट हो। अगर आपने ऐसी कविता लिखी जो गालिब की फारसी की रचनाएं हम नहीं जानते हैं। मैंने
एक बार पूछना शुरू किया, एक बार तो 50 लोगों से पूछा बारी बारी से, किसी ने गालिब की एक भी फारसी की रचना नहीं पढ़ी थी और दीवाने गालिब सबके सिरहाने। तो सार्थकता उसको मिली जो कम्युनिकेट हुई। तो एक तो बात यह है कि सार्थकता मिल जाए तो फिर आप खुशहाल हैं, यानी एक सार्थकता का कंपोनेंट होना चाहिए। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग जो जिनको ऑस्ट्रिच में ले जाया गया, जिनको गैस चेंबर में झोंक दिया गया, खत्म हो गए, और उसमें जो लोग बच के निकले, वो बच के वही लोग निकले। अगर उसमें घुसूंगा तो फिर बहुत सारी बातें आ जाएगी। वैसे मैं मैन सर्च फॉर मीनिंग जो है वो उस किताब के का नाम लेके निकल जा रहा हूँ, उस पर किसी अलग से बात हो सकती है। तो उसमें अगर आप बच के वही निकले जिनको लगा कि नहीं, ये जो मैन सर्च ऑफ मीनिंग में एक सिद्धांत ही है कि आप अगर विक्टर फ्रैंकल के नाम से परिचित होंगे आप लोग। विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया के थे और वो साइकियाट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और उनको ले जाया गया था, ऑस्ट्रिच ले जाया गया पूरे परिवार को, सभी मर गए, अकेले विक्टर फ्रैंकल बच गए। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि मैं इसीलिए बचा कि मुझे लगा, मुझे ये बोध हो गया था, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे काम भी कर रहे थे, नोट्स भी ले रहे थे। उनका वो नोट्स भी छिन गया, सारे कपड़े उतार दिए गए थे, बाल छील दिया गया, जैसा कि वो करते थे नए लोगों के साथ, और फिर गड्ढे खुदवाने का काम करना, खाना बहुत कम देना, एक में ठूंस देना सबको कम कपड़ों में। तो ये जो, लेकिन उनको लगा कि क्यों, ये कोई ना कोई तो मीनिंग है इसमें, कुछ तो इस सफरिंग का मीनिंग है। और जैसे बुद्ध अपनी सारी भूख प्यास यात्रा से कुछ मीनिंग लेके निकलते हैं, विक्टर फ्रैंकल भी लेके निकलते हैं और कहते हैं कि आपसे कोई भी आपसे आपकी सारी आजादियां छीन सकता है, लेकिन आपसे एटीट्यूड अपना रखने का, किसी खास चीज को लेकर नजरिया रखने का नहीं छीन सकता है, आपसे सार्थकता का बोध नहीं छीन सकता है। तो उन्होंने सार्थकता के बोध पे बहुत महत्व दिया। तो ये सार्थकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुशहाली का जो चौथा कंपोनेंट है, मैं इसलिए गपशप के साथ बात कर रहा हूँ कि लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए कि भाई खुश रहना जरूरी है, थोड़ा संतोष की गोली भी खाते रहना जरूरी है, और भाई जो करो उसमें देखो कि यार ये मीनिंगफुल है कि नहीं, सार्थक है कि नहीं, इस एंगल से देख लो, वरना खुशहाली नहीं आएगी जीवन में। और चौथी चीज जो है वो है रेजिलियंस, एक खास तरह के व्यक्तित्व में लचीलापन। क्योंकि क्या है कि अगर आप बुरे वक्त में जब तूफान आ रहा है तो आप हल्का सा सर झुका कर तो गुजर नहीं जाने देंगे। आप कहें कि नहीं बर्फ गिर रही है और मैं कपड़े उतार कर सीना खोल के जाऊंगा, बहादुरी है, नहीं। आपको परिस्थितियों के हिसाब से अपने को ढालना है, आपको परिस्थितियों के हिसाब से मैनेज करना है। नेपोलियन का किस्सा याद आ रहा है कि उसे बड़े कसके नींद आ रही थी, सेनापति था, युद्ध चल रहा है, वो चाहता तो नींद से लड़ सकता था, लेकिन वो नींद से नहीं लड़ा। मुक्ति वो बहुत अच्छे से इसका एक नेहरू जी के पर एक लेख लिखा है उन्होंने, उसमें एक जिक्र किया बड़े अच्छे से। को सिपाही को बोलता है कि हमें आप यार ऐसा है कि मुझे नींद आ रही है, मैं इस तोप में घुस के सो जाता हूँ, इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं है। युद्ध के मैदान में जब तोपें चल रही हो तो तुम ध्यान रखना कि कोई ऐसा नहीं पीछे से आकर गोला डाल के चला दे तो नेपोलियन ही चला जाए, तो फिर युद्ध खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि मैं देखूंगा, आप तो हमारे सेनापति हैं और राजा हैं, तो आप चलिए। तो नेपोलियन उसमें घुस के सो गया। 15 मिनट के बाद बाहर आया, फिर उसने कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, तुमको भी सोना है तो सो जाओ, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। तो ये है लचीलापन, जो जैविक स्तर पे भी होना चाहिए, वैचारिक स्तर पे भी थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि कोई भी विचार 100% सही नहीं होता है। आप अगर थोड़ा पीछे हट के विचार करेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, इस पे लड़ना ठीक नहीं था, इतना कंपोनेंट तो गलत है यार। गांधी ही सही थे, गोली चले तो चले, मार्क्स ही सही थे, गोली चले तो चले, राम ही सही थे, जान जाए तो जाए, पैगंबर साहब ही सही थे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप थोड़ा रुक के विचार करें कि जो कहा आपने उसको सही सही ग्रहण किया, उसके सारे निहितार्थ आप समझ गए कि आप केवल किसी एक शब्द पे अटके पड़े हैं। तो एक तरह के रेजिलियंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में थोड़ा लचीलापन हल्का सा हो और चीजों को आप सह सकिए, बर्दाश्त कर सकिए, विरोध को भी, प्रतिरोध को भी,
किसी के क्रोध को भी, कोई प्रतिशोध देना चाहे तो उसके प्रतिशोध को भी हल्का सा बर्दाश्त कीजिए, फिर देखिए कैसे उसको समझा सकते हैं। तो ये जो लचीलापन है, रेजिलियंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। और ये 4 चीजें अगर आपके भीतर हैं तो आप खुशहाल हैं, और इसको पाना बहुत जरूरी है। कैसे पाएंगे आप? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर है, यही तो माध्यम है, यही करेगा। क्या बात है। तो इस पे हम लोग, अब अगला सवाल कीजिए तो हम लोग आगे इसके पाने के रास्ते पे बात करें। एक कमेंट आया है, डॉक्टर शिवर रैना दुबई से लिख रहे हैं, जी, जीव दया की अवधारणा का प्रचार प्रसार भी आवश्यक है। इसको थोड़ा सा व्याख्यायित करेंगे आप? क्या कहने का तात्पर्य है उनका? मैं उसको रिपीट करूं सर? मैं बड़े मजे मैं उनकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसको बड़े फ्रेम में बात करूं तो ये बात अच्छे से आ जाएगी। तो क्या है, खुशहाली तक तो आ गए हम लोग, उसके रास्ते पे नहीं आए हैं। खुशहाली तक जाने का कोई रास्ता तो होगा। हो, बिल्कुल और बिल्कुल। इतनी चीजें साधनी है तो एक रास्ता तो होगा नहीं। जी जी जी। कई रास्तों में थोड़ा थोड़ा चल के आप वहां तक पहुंचेंगे। एक जी। रास्ते पे चल के आप, जो कि चक्कर है कि नहीं, रास्ता एक ही होगा लेकिन उसके डिमेंशंस होंगे। कई चौराहे आएंगे, थोड़ा साइड वॉक होगा, थोड़ा यहाँ साइड वॉक होगा, ट्रेल बदल जाएगा। आप तो पहाड़ वाले हैं, आपको क्या बताना कि आप पहाड़ पे चोटी पे चढ़ना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे चढ़ जाएंगे। आपको जरा ऐसे किसी पत्थर की इज्जत करनी पड़ेगी। कहीं पे, क्या बात? जी जी। कहीं पे चश्मा है तो वहां जाके तो पानी पी लेना पड़ेगा। कहीं पे फूल है तो जरा उसकी सुगंध ले लिया। किसी किसी चट्टान पे बैठ के सुस्ता के किसी बीते वक्त को, किसी इश्क को याद कर लिया। तो ये तो सारी चीजों को, उसको खुशहाली की चोटी पे चढ़ना है तो कई रास्ते के अलग अलग जो टेक्सचर्स हैं और जो अलग अलग उनके डेविएशंस हैं, उनको तो आपको गुजरना पड़ेगा। उस पे आएंगे, मेरा ख्याल जवाब उनको मिल जाएगा इसमें। तो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, जो मैंने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही साधन है। सबसे जरूरी है खुशहाली तक जाने के लिए आपका बॉडी तो ठीक हो, शरीर तो ठीक हो। शरीर ठीक करने के लिए तो सबसे जरूरी है कि आपका दिन बीते ठीक से, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा कसरत करें, थोड़ा हिसाब से खाएं, खाने में संतोष हो, खाने में लचीलापन हो। बैगन नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे, मैं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं कभी छूऊंगा ही नहीं, ये सारे जो फूड फैट्स होते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं होते। स्वास्थ्य का है कि जीवन में, दुनिया में जो कुछ उपलब्ध है, एक संतुलन बना के आप संतुलित आहार में, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसा नहीं केसर नहीं मिला तो हम कश्मीर जाके केसर ले आएंगे तभी दूध पिएंगे, नहीं भाई, हल्दी डाल के तब तक पी के काम चलाओ, वहां भी कुछ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको जो चीजें उपलब्ध है उसके भीतर संतुलन बनाइए। आहार में व्यायाम एक बहुत आवश्यक तत्व है जो दैनिक रूप से होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप इतने घंटा यही करें, लेकिन आप अपने को फिट रख सकिए, ओवरवेट होने से बचिए। और तो ये आपका बहुत आवश्यक कंपोनेंट है। दूसरा जो कंपोनेंट इसका है वो आपका भावनात्मक है। आपको अपनी भावनाओं को ध्यान तो रखना पड़ेगा। और आप, सबसे बड़ी बात है कि भावनाओं का जब ध्यान आप रखते हैं अगर आप, तो उसमें सबकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात। अकेले अपनी भावना, अगर आपको अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, सुखी रखना है, अपने भीतर एक अच्छी भावना का संचार करना है, तो वो अकेले नहीं हो सकता है। आपके घर में आपका कोई भाई ईर्ष्या से जल रहा हो और आपके लिए तलवार लेके घूम रहा हो, तो आपकी भावना में कोमलता नहीं रहेगी, फिर आपके अंदर भी एक प्रतिहिंसा आ जाएगी। तो आवश्यकता यह है कि आप ऐसी भावना रखें, ऐसी भावना रखें कि जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो, करुणा हो, दयालुता हो, ख्याल हो सबके लिए। क्योंकि आपका पौष्टिक आहार और व्यायाम आपको जितनी इम्यूनिटी देगा, उससे जरा भी कम इम्यूनिटी आपको, आपके अंदर की जो शांति है, भावनात्मक शांति है, वो नहीं देगी। उससे कम नहीं देगी, उससे ज्यादा ही देगी। इसलिए कॉम्पैशन, अगर आप, करुणा आपके अंदर है, अगर आपके अंदर सबके प्रति दया का भाव है, आप, मैं ये नहीं कह सकता हूं कोई मांसाहारी है तो ना रहे, संतुलन चलता है सब, लेकिन कोशिश करें कि जो आप जितनी ज्यादा का आपके अंदर करुणा होगी,
उस करुणा के साथ अगर आप जीवन जी रहे हैं, स्नेह रख रहे हैं, लोगों को बुरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपको बहुत सुख देगा। आप क्षमा कर देते हैं किसी को, आप जितना उसका भला होता है उससे ज्यादा भला आपका होता है। क्या बात। इसे कोई आपसे कोई अगर 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 मेरे पड़ोसी मुझसे झगड़ा करने आ जाए, हुआ है कई बार, मैं कहा कि मैं यहाँ नहीं आपके घर में करूंगा झगड़ा, जो सुनूंगा आपके घर में सुनूंगा, आ सकते हैं? तो कैसे कहेंगे नहीं आई, चले गए। हमने कहा पहले चाय बनाइए। अब आप चाय बना के लाइए, एक गिलास पानी ला के दीजिए, आप भी पीजिए, आप बात कीजिए जो करना है। इतनी देर में तो उनका गुस्सा नीचे आ ही जाता है। तो ये तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप कैसे विपरीत परिस्थितियों में मैनेज कर सकते हैं। जीव दया को उन्होंने जो बात कही, यकीन मैंने तो कोविड के दौर में पहला जब लॉकडाउन हुआ था, मेरी पत्नी विदेश में थी, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि परिंदा भी, सड़क पे तो कोई जीव जंतु दिखने नहीं लगा था, एक दो कुत्ता हुआ था दिखे, दो 10-15 तो 8-10 कौवे थे जो अलग अलग दिशाओं से आते थे, दो चार या 6 गिलहरियां थी, कुछ तितलियां थी, लगभग सबको मैं पहचानने लग गया था। क्या बात। क्योंकि छत पे जाना और उनके अलावा तो मेरा कोई था ही नहीं, फोन पे आके कितनी बात करेंगे, वो कान गर्म हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, तो जितने पौधे मेरे थे पत्तों को पहचानने लग गया था। मेरे घर के कैंपस में बहुत सारे पेड़ हैं, 2-3 आम के पेड़ हैं, सागवान है, कुछ और भी है बहुत सारे, तो सबको पहचानने लग गया था। उनको उन तक पानी उनको पिलाना और पंछियों के लिए कुछ कुछ देते रहना। एक दिन ऐसा था कि मैं छत पे टहल रहा था, कौवा को लगा कि उसको कुछ खाने के लिए ठीक नहीं मिला, एक झपट्टा उसने मारा, समझ में नहीं आया। मैंने पत्नी को फोन किया, यार कौवा झपट्टा मार रहा है, उसने कहा मुझे भी मारता है, उसको खाना जो दिया पसंद नहीं आया, उसको रोटी भिगा कर रख दीजिए। रोटी भिगा के रख दिया, ठीक हो गया कौवा। फिर 8-10 कौवे आ गए, सब खाने लग गए। तो ये जो है, आप सोच के देखिए कि उस पूरे कोविड के तूफान में, सब कुछ के अकेलेपन के बीच इन सब पंछियों ने बड़ा सहारा दिया। बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई। और मेरा ख्याल है कि कोई भी सैद्धांत की अगर बघार दी जाए, भाषण में कह दी जाए, असर नहीं करती है। एनेक्डोट्स, कहानियां, किससे दिल को छूते हैं। इसीलिए मैं शायद मेरी मेरी जो बातचीत होती है उसमें मैं जिंदगी, अपनी जिंदगी और दोस्तों और दुनिया की जिंदगी से किस्से लाकर सुनाया करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो आपने तो बहुत ही इसको बहुत ही सरल तरीके, सहज तरीके से बात, अब इतना मतलब इतनी गंभीर और गूढ़ बात को इस तरह से सामने रखना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी जी, जी। तो ये जो दूसरा जो, हाँ, तो खुशहाली का दूसरा जो रास्ता है वो आपका भावनात्मक है, लेकिन तीसरा जो रास्ता है वो सामाजिक है। अगर आपका समाज के साथ संतुलन नहीं है, आप खुशहाल नहीं रह सकते, नहीं खुशहाल रह सकते हैं। जब कोविड के टाइम में लोग मर रहे थे, सारी सुविधाएं, आपका सारा परिवार आपके साथ है, आपको आर्थिक सिक्योरिटी भी है, भावनात्मक सिक्योरिटी भी है, तब भी आप खुश नहीं थे, कोई खुश नहीं था, सबको दो सपना आते थे। मैंने भरे पूरे आदमी का, जिसके घर में कुछ नहीं हुआ, मैंने उसका इलाज किया है, कम से कम दर्जन भर लोगों का, उसका कोई दोस्त नहीं मरा। फिर भी जब अमेरिका में लाशें गिर रही थी, अमेरिका में लोग जब मर रहे थे, और तब यहाँ का आदमी, गांव का आदमी टीवी पे देख लिया, कहा अमेरिका में मतलब आदमी को पूरा आदमी कब्र में डाल रहा था, मतलब सब खत्म हो जाएगा। यानी उसने उस उतनी दूर के दर्द ने टीवी पे आकर उसको छू दिया। तो समाज जब खुश है तो आप खुश हैं। मतलब दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे ऐसे न उठाएंगे। दिनकर जी की पंक्ति जो कहते हैं, जब कृष्ण जब पहुंचते हैं तो कहते हैं ना कि भाई वो है न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे ऐसी न उठाएंगे। तो ये जो भाव है, इसमें तब सभी सुख और शांति से रहेंगे। लेकिन दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। समस्या यहाँ पे है, समाज का आशीष जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर खुशहाली नहीं आएगी। आप गांव पहुंचते हैं और आपको देख करके ये कहां से आ गया, इसको तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बड़ा गाड़ी दिखाने आया है, आप सोच के देखिएगा आपको कैसा लगेगा।
लेकिन अब जो गाँव में उतरते हैं जैसे भी, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, कभी जाना हुआ गाड़ी को थोड़ी दूर रुक के, थोड़ी दूर मतलब लिटरली आधा गांव में पैदल ही घुसता हूँ, लोगों से दुआ सलाम करते हुए। तो लोग समझते हैं, लोग कहते हैं विनय बड़ा ठीक लड़का है, ये अभी तक बदला नहीं है। तो बड़ों की दुआएं मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है। लोगों का घर देख लेता हूँ कौन कहाँ है, घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में कुछ तो चाय वाय भी पिला देते हैं, तो चाय वाय पीता है वो घर पहुंचता। अब सोच के देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि समाज का आशीर्वाद मिल गया। समाज का आशीर्वाद जरूरी है, और इसके लिए आपको, अब जो फेसबुक पे समाज हम ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? अकेलापन हमें सता रहा है। तो ये समाज के साथ आपका तादाद में संबंध बहुत जरूरी है, और हमको अपना या तो समाज के साथ है या समाज बनाना पड़ेगा आपको। जो वर्चुअल कम्युनिटीज है फेसबुक व्हाट्सएप की, वो यही है, आपके तन्हाई की वजह से वो चीजें आ रही हैं। जो इसके बाद जो रास्ता हमारा आता है वो है सांस्कृतिक, वो नहीं तो कुछ नहीं। क्या है कि वो आदमी, मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, शेयर मार्केट, कमाई, गाड़ी, कल्चर के नाम पे कुछ नहीं, वो आदमी कभी खुश नहीं रहता है। डिप्रेशन के ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे हैं जिनका इलाज वो करते हैं, और उनकी स्थिति यही है। उनके वो सिनेमा का गाना भी एंजॉय है यार, सिनेमा देखना बोरी काम है, गाना आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग का है, कौन सी सुनते हैं मॉडर्न आर्ट के नाम पे, क्या होता है कि ऐसे ऐसे हाथ कर दो ठीक हो जाता है, उसी को आर्ट कहते हैं। सब व्हाट्सएप का चुटकुला सुनाना शुरू कर देंगे, शास्त्रीय संगीत पे मजाक उड़ाएंगे, लेकिन डिप्रेशन। लेकिन जब उनको बिठा करके कहते हैं आप 2 मिनट बैठो, 5 बार लंबी सांस लो, मैं ये हिमालयन फ्लूट जो एक यूट्यूब पे मिलती है, जिसकी बांसुरी की धुन थोड़ी अलग होती है, थोड़ी जो लंबी वाली बांसुरी बजती है, तो मैं कहता हूँ देखो बजाता हूँ, थोड़ा आंख बंद करो और लंबी सांस लो और चुपचाप सुनो इसको 2 मिनट। तब पूछता हूँ कि अच्छा क्या है, धड़कन बढ़ गई कि घट गई? तब सब अच्छा लग रहा है। हमने कहा, तो फिर समझाते हैं कि बेटा ये जो बांसुरी की आवाज है ना, मेरे आदेश ने काम नहीं किया है, मेरे बिठाने ने, आंख बंद कर देने काम नहीं किया है, केवल उस बांसुरी की आवाज ने भी काम किया है। मैं तो बताऊं, एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, बुखार मुझे था और मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था, बुरी तरह सो ही नहीं पाया था, सुबह नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत सर दर्द, टैबलेट खा लूं क्या कर लूं। पहली बार, बहुत पहले की बात, उसी समय वो यूट्यूब पे म्यूजिक कुछ सुनते हैं, वो श्रीमती जी ने कहा कोई भजन लगा दो, मैंने कहा कि चलो देखते, वो देख के मैंने लगा दिया। अब वो जो लहर उठी, स्वर लहरी, और लगा कि जैसे हम लोग, जब 1 घंटे सुनने के बाद मैं तो सो गया। पत्नी ने कहा कि मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि उस सुर के साथ में हवा में उड़ती चली जा रही हूँ, और अब लगता है कि नीचे मानसरोवर झील है, और ये है और वो है, ऐसा लग रहा था। हंस भाव में, आत्मा को हंस यूं ही नहीं कहा गया है, और संगीत आत्मा को छू देता है या आपको आत्मा में बदल देता है। ये जो भाव है, ये जो बातें कही जाती हैं, वो यूं ही नहीं है। हंस हंस आप हो जाते हैं, उस भाव में चले जाते हैं। तो जो सांस्कृतिक तत्व है जीवन का, क्योंकि संस्कृति आपको समाज से भी जोड़ने का काम करती है। संस्कृति के जितने तत्व है जिसमें, कुछ लोग धर्म के सहारे आगे चलते हैं, ठीक है, अगर आपका धर्म किसी और धर्म को चोट न पहुंचाए तो बहुत अच्छा। अपने अपने भाई धर्म को व्यक्तिगत और सीमित दायरे में रख के चलिए, और आपकी आजादी वहां हाथ फैलाने की वहीं खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है, कोई समस्या नहीं है, आप रहिए। कुछ लोग अध्यात्म के सहारे करते हैं, कुछ लोग संगीत, कुछ लोग कला, कुछ लोग कविता। लोग मुझे कहते हैं तुम ध्यान कभी क्यों नहीं करते हो? मैं जीवन में कभी ध्यान नहीं करता। मैं कहता हूं कि मैं जो कविताएं लिखता हूं वो ध्यान ही तो है, क्योंकि कविता जब जो भी कविताएं लिखी जाती हैं, आपने जिनका जिनका संग्रहों का जिक्र किया, कुछ कुछ यक्षिणी का जिक्र किया, यक्षिणी की 3-4 महीने में उसकी वो 150 पेज की कविताओं की श्रृंखला है, 85-86 कविताओं की, 70% तो 3 महीने में लिखी गई थी। वो लगभग समाधि की स्थिति थी, इसमें मैं लगातार लिख रहा था। मैं अमेरिका की यात्रा पे था, और रास्ते में 5 कविताएं लिखने के बाद बहुत बेचैनी, थोड़ा फिवरिश था, और मैं एक के बाद एक 5 कविताएं लिखते रहा, उसका बिना खाए पिए 5 घंटे के लिए सो गया फ्लाइट में। जगने के बाद मैंने कहा कि मैं कुछ खिला दो मुझे, मेरा बुखार भी उतर गया, मेरा दिमाग भी शांत हो गया। तो समाधि तो है, रचना का काम। आप जब भी आप कुछ करते हो तो संगीत की साधना करते हैं, नई नई स्वर लहरियां कैसे बनेगी। अभी कुछ दिन पहले सुमिता ओझा एक हैं, उन्होंने
समालोचन जो ब्लॉग उस पर लिखा था कि गणित की उत्पत्ति पे, कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऋषि ने ध्यान लगाया, उसने कहा कि ये रेखा है, कौन खींच गई, घुमा के गोल कर दिया ऐसे जो। तो मैंने कहा कि बिल्कुल गणित 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 तक जाने का रास्ता भी कविता से होकर के ही जाता है। एक अंग्रेजी के पत्रकार ने कमेंट किया कि तब तो हिंदी के सारे कवि जो है वो गणितज्ञ भी हो गए होते। हमने कहा मालिक, मैंने ये लिखा था कि गणित के नए रास्ते जो सूझते हैं उसका रास्ता कविता से होकर जाता है। विज्ञान के सारे सिद्धांत शुरू में हाइपोथेसिस होते हैं, कविता जैसे ही होते हैं। हवा में उड़ना कविता का मुहावरा था। तो ये संस्कृति जो है वो हमको ऐसे समृद्ध करती है कि आप कुछ भी कर रहे हैं वहां से आप जुड़ जाते हैं और अपने आप को तो आपको खुशहाल करती है। चाहे वो कला हो, सुंदर भवन हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, एस्थेटिक्स जीवन के सारे कविता हो, साहित्य हो, बातें हो, गपशप हो, सब। तो इस संस्कृति के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व आपको समृद्ध करते हैं और इनके साथ ही आप खुशहाली के रास्ते तक जाते हैं। इसमें मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कह दी कि जो कि समाज के लोगों को मालूम नहीं है। सवाल यह है कि विज्ञान ने या साइंस ऑफ साइकियाट्री ने स्टडीज के द्वारा इनको ऑथेंटिकेट किया और उनको एक जगह पे रख दिया कि भाई ये रास्ते हैं और ये खुशहाली है और ये मानसिक स्वास्थ्य है। साल भर इस पे बात करो। अगर मान लिया कि 1 लाख दुनिया में, मान लिया 1 करोड़ लोग बात करते हैं या मान लिया 5 करोड़ लोग अगर बात इस पे करते हैं और 25 करोड़ की जिंदगी बदल जाती है तो बड़ी बात हो गई। इतना तो बहुत काम बड़ी हो बात। गया, जी 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 इतना जी तो जी काम हो गया। हाँ, इतना तो ये काम हो गया। तो बहुत बड़ी जी बात हो गई। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो कुछ कविताएं सुननी है, लेकिन उससे पहले बस आपके व्यक्तिगत जीवन में मनोचिकित्सक के रूप में किस तरह से जनरली किस तरह से ये जो मेंटली थोड़ी सी जो डिस्टर्ब लोग होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, किस तरह के केसेस जनरली आते हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का जो मामला है, मुझे लग रहा है कोई लगातार बाहर बात कर रहा है। उसकी आवाज 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 गूंज तो नहीं रही कोई यहाँ पे थोड़ी सी बाहर? आ क्या रही, लेकिन आप बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं, अब मैं आप एक क्या एक करें? सेकंड, मैं उसका उसका सोचता हूँ कि क्या करूँ। सर कुछ नहीं होगा, आप बात चलिए कीजिए। ठीक है। हाँ, जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि मानसिक बीमारियां तो कई तरह की होती हैं। मेनली इसको अगर बहुत पुराने फॉर्मूले पे बांटे तो एक तो ग्रुप जो होता है वो साइकोसिस कहते हैं, जिसमें कि वास्तविकता से मनुष्य का संबंध टूट जाता है, उसे वहम होने लगते हैं और उसे संदेह होने लग जाते हैं। मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई दुश्मन लगा है, कहीं से कान में आवाज आ रही है। कई बार आदमी की भावनाएं बहुत अनियंत्रित हो जाती हैं। वो आदमी बहुत बोलने लगता है, बहुत गुस्सा करने लगेगा, अपने को जो है उससे बड़ा समझने लगेगा। तो ऐसे ऐसे लक्षण बहुत सारे होते हैं। ग्रुप साइकोसिस का है। दूसरा जो न्यूरोसिस का ग्रुप, जिसमें कि चिंता से जुड़े रोग, अवसाद, उदासी, ये जो इससे जुड़े रोग हैं, ये चीजें, या छोटे मोटे जो डर, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को तेज धार की चीज से डर लगता है, तो ऐसे ऐसे डर। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारी मानसिक समस्याएं। मुझे लग रहा है कोई लगा, 1 मिनट के मैं आ गया, मैं 1 मिनट की। मित्रों, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनय कुमार पटना से, जो हमारे साथ बात कर रहे हैं कि खुशहाली क्या होती है और उसके क्या क्या रास्ते हैं। अभी फिर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस बीच में मैं अपने जो मेरे साथ मित्र जुड़े हैं, डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत जम्मू से, आशुतोष रैना दिल्ली से, सतीश धर साहब जुड़े हैं, नमिता सिंह जी हमारे साथ हैं, भारत दास जी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सरोजनी कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, गणेश गन्नी कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का ये विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि वास्तव में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। और डॉक्टर विनय कुमार जो अपने आप में देश के बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं,
वे इस विषय पर हमारे साथ बात कर रहे हैं। और अब डॉक्टर साहब से फिर हम आगे बातचीत शुरू करेंगे। जी डॉक्टर जी, साहब। मैं आ गया। जी सर। तो हाँ आप अच्छा, तो किस तरह के आप जो बता रहे थे कि किस तरह के पेशेंट, किस तरह के लोग आपके जी पास जी आते जी। हैं? जी मैंने कहा कि वो मरीज तो सब तरह के आते हैं, अवसाद के भी आते हैं, चिंता रोग के भी आते हैं, जो मैंने साइकोसिस का जिक्र किया उसके भी काफी होते हैं। इसके अलावा वो एक बीमारी बहुत कॉमन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं उसको, जिसमें मनुष्य को के मन में कोई विचार आता है और उसको दूर करने के लिए बाध्यकारी कोई बाध्य हो जाता है उसको दूर करने के लिए कोई हरकत करने को। जैसे गंदगी का ख्याल आया तो बार बार हाथ धोने चला गया। जैसे उसके मन में ख्याल आ गया कि मेरे घर में जो ताला बंद किया वो ठीक से बंद नहीं हुआ, तो बार बार चेक करेगा। या आपने डॉक्यूमेंट्स कहीं रखे हैं तो बार बार डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा ताला खोल के रात में उठ के बार बार कि मैंने जो जमीन के कागजात रखे हैं सही रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो इसके अलावा जो पढ़ा उसको संदेह कि मैंने जो पढ़ा वो ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो 4 पेज से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। 4 पेज से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों के मन में गिल्ट होता है कि मैंने ईश्वर के लिए मेरे मन में कोई विचार गंदा सा आ गया भगवान की किसी मूर्ति के बारे में, तो बहुत गिल्ट होता है, ब्लास्फेमी जिसको कहते हैं। तो ब्लास्फेमस थॉट्स आ जाते हैं, उससे बहुत एंजाइटी होती है लोगों की। तो ऐसी ऐसी चीजें, बीमारियां बहुत तरह की हैं जो उसको जो सब लगभग सारे आते हैं। मैं एडल्ट साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ और चाइल्ड साइकियाट्री थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। अगर किसी को अगर ज्यादा परेशानी रही तो मैं बाहर भेजता हूँ, अदरवाइज एडल्ट साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। वयस्कों की जो समस्याएं हैं और बुजुर्गों, जेरियाट्रिक्स का जो ओल्ड एज के ग्रुप की जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, दिमाग से उड़ जाता है, लोग भूलने लग जाते हैं, उनको भी बहुत बहुत सारी दवाएं और काम करती हैं और फिर उनको जीने का रास्ता दिखाना पड़ता है, परिवार कैसे संभालें। तो ये एक बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अब हिंदुस्तान की आबादी में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। हम लोग दोनों 60 के ऊपर वाले हैं। हालांकि अब तो जी सक्रियता 75 तक रहती है। 75 के नीचे बूढ़ा मानने का सवाल नहीं है, बुजुर्गी उसके नहीं है, बाद। नहीं है। अभी तो तो हम लोग मतलब मानते हैं कि मध्य में, मिडिल एज में है। तो उस रूप में हम अपने आप को आश्वस्त रहे अपने आप में क्या? बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आप मिडिल एज में हैं। मिडिल एज में। जी। अच्छा, आपने मनोचिकित्सा पर जो आपने पुस्तकें लिखी है, तो विशेष रूप में तो यही सब्जेक्ट आपने टच किए होंगे उसमें जिस पर अभी बात चल रही है। 2 किताबें हैं, अंतिका प्रकाशन से आई हैं, और एक तो का नाम है मनोचिकित्सक के नोट्स। वो किताब आई थी 2014 में, काफी लोकप्रिय हुई थी और इंडिया टुडे के हिसाब से वो तीसरी ज्यादा बिकने वाली किताब थी नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में। और उसपे एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान भी मिला था, अयोध्या प्रसाद खत्री, जो भारतेंदु के समकालीन, और उन्होंने जी 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 जी। हिंदी का भी बहुत काम किया। तो उनके नाम पे एक सम्मान है, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान, जो ऐसे लोग व्यक्ति को दिया जाता है जिसे कृष्ण बलदेव बैद को पहला सम्मान मिला था। अब ये उस सम्मान की महिमा ये है, ये सम्मान उस किताब को मिला था। और उसमें दरअसल जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इंडिया है उसको एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ के देख रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो एक पूरा, एक तो वो है, और उसमें कई बहुत सारी चीजें हैं। उसमें फिल्मों पे भी कुछ लेख हैं, कुछ माइकल जैक्सन पे एक लेख है, बाजार को लेकर के बहुत सारे, हिंसा को लेकर के है, बहुत चीजें हैं उसमें। बहुत वो लगभग 200 पेज की किताब है। और बहुत, दूसरी जो मेरी किताब है उसमें देश के 11 मनोचिकित्सकों से बातचीत है, और उसमें से 3-4 लोग तो देश के बाहर रहने वाले हैं, लेकिन सभी क्या बात है। भारतीय हैं। और जो लोग हैं उनमें एक का नाम तो आप लोग बहुत जानते होंगे, डॉक्टर मोहन नगाशे, जो फिल्मों में बहुत अच्छे जी अभिनेता जी हैं। जी 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 वो जी। बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट भी हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। तो डॉक्टर मोहन नगाशे का इंटरव्यू सबसे अंत में है, क्योंकि सबसे अंत में बात हुई थी। और वैसे ही एक बहुत अच्छी बातचीत उसमें है डॉक्टर सलमान अख्तर, वो जानिसार अख्तर साहब जो थे उर्दू के बड़े शायर, जी जी। और अपने जावेद साहब के फादर। तो जावेद साहब के 1.5 साल छोटे हैं जावेद साहब से सलमान अख्तर, वो अमेरिका में रहते हैं। एक उनसे बड़ी खूबसूरत बातचीत उसमें है। और वो किताब भी बहुत लोकप्रिय हुई है, उसका नाम है मनोचिकित्सा संवाद। 11 क्या लोगों से बात है। बातचीत है बड़े रोचक ढंग से। और जी जी। पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर के संस्थापक जो थे डॉक्टर एनएन विक, उनसे बातचीत है।
फिर वो डॉक्टर श्रीधर शर्मा, जिन्होंने ईवास जो शाहदरा का मेंटल हॉस्पिटल है उनको जिसको इस्टेब्लिश किया, और भी कई इंस्टीट्यूशंस बनाए उन्होंने, उनसे लंबी बातचीत है। एक दिनेश बोगरा है जो वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, जमुनानगर हरियाणा में पैदा हुए, एएफएमसी पुणे में पढ़े, यहाँ मनोचिकित्सा की में उनको एमडी की में नाम नहीं लिखाया कहीं डिग्री में, कहीं घुस नहीं पाए तो इंग्लैंड चले गए, वहाँ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्री के प्रेसिडेंट बने, वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। तो उनसे उनके साथ बातचीत है। मजे की बात है कि मैंने सब लोगों के घर पे जाके बातचीत की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली जो है उसके विभाग अध्यक्ष थे डॉक्टर जे.एस. नेकी, उनसे बड़ी रोचक बातचीत है। नेकी साहब बड़े अनोखे आदमी थे, पंजाबी में कविताएं लिखते थे और पंजाबी कविता के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है उनको। क्या बात है। और साइंस साइकियाट्री में उन्होंने रिसर्च किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, बड़े अनोखे। वो जब बंटवारे के समय वो कैसे बच के आए थे अमृतसर, उसका किस्सा उसमें बड़ा रोचक सा है कि कैसे वो भागे थे और कैसे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, कैसे लोग मारने के लिए दौड़े और धक्का देने वाला पीछे था बंदा, उसने धक्का देने की कोशिश की तो धक्का तो नहीं लग रहा था, गाड़ी कुछ अंत में अचानक झटके से गाड़ी उठी और गिर गई। उन्होंने कहा कि यार वो पंजाबी थे मजबूत किस्म के, उन्होंने धक्का देने के बदले में गाड़ी को उठा लिया और पटक दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हम लोग 4 लोग जो थे वो किसी तरह खटारा गाड़ी में अमृतसर पहुंच गए तो बच गए। तो ऐसी ऐसी रोचक कहानियां भी उसमें बहुत सारी हैं। तो वो गद्य की किताब है और बाकी तो कविताओं की 5 किताबें जिनका डॉक्टर साहब कविता आपके एक कविता सुनना चाहेंगे क्योंकि अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर आ रहा है। जी तो बहुत लंबी बातचीत हम लोगों ने कर ली जी, बहुत मतलब हमारे मित्र भी अभी लगातार जुड़े हैं, तो कविता सुनाइए आप। कविता आपका कवि रूप भी हम देखना चाहते हैं। मैं देखता हूं, मैं एक तो आपको सुनाता हूं यक्षिणी से जो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब जी। यक्षिणी जैसा मैंने कहा कि दीदारगंज एक जगह है बिहार में, वहां वो मौर्यकालीन एक मूर्ति पाई गई थी, उसको यक्षिणी कहते हैं और वो पटना के संग्रहालय में है। वो 1917 में पाई गई थी और तब से यहाँ पे है। मैं उसको सालों से देखता आ रहा था, लेकिन एक ऐसा संयोग लगा एक बार कि मैंने उसको नए म्यूजियम, पुराने से नए म्यूजियम में गई और वहां देखने के बाद वो मन में कुछ हुआ और श्रृंखला शुरू हो गई। तो ये बहुत सारी इसमें कविताएं हैं, इसमें अलग अलग कोणों से। मैं एक कविता पढ़ रहा हूं उससे। ये कविता पढ़िए सर। जी। मैं एक अधीर समय का यात्री हूं, धैर्य मेरा पाथेय नहीं, झूमते हुए वृक्ष को देख रीझता हूं किंतु रुक नहीं पाता। मुझे कहीं भी ठहरने के लिए अवकाश अर्जित करना पड़ता है, फिर भी कहूंगा कि धैर्य ही ध्येय है मेरा, सारी गतियों का साध्य भी। कला मांगती है धैर्य, राई भी रचनी हो तो पहाड़ सा। अधीर शिल्पी एक सिलबट्टा भी नहीं कर सकता। अब मैं मूर्ति से मुखातिब हूं कि जब तुमने लिया होगा आकार, पृथ्वी पर कितना धैर्य रहा होगा। अपनी तुच्छ कविताओं और अर्थहीन गतियों के बीच निमिष भर को मूंदता हूं नैन, और निहारते हुए तुम्हें उन योगियों के बारे में सोचता हूं जिनकी साधना भीम बेटका से खजुराहो तक फैली है, और अजंता जो कई सर्गों वाले महाकाव्य का घर है। यह कारण नहीं कि ठहरे हुए पत्थर भी खींचते हैं मुझे, तुम तो खैर धैर्य का रूपक भी हो और रचना भी। क्या बात। तो कला मांगती है धैर्य, राई भी रचनी हो तो पहाड़ सा। अधीर शिल्पी एक सिलबट्टा भी नहीं कर सकता। अरे वाह, क्या बात। तो ये छोटी सी एक छोटी सी कविता में पढ़ दे रहा हूं नए संग्रह से। तो आपका ये यक्षिणी है जी सर, ये यक्षिणी है और यही मूर्ति है जी। और ये संग्रह नया संग्रह है, इसका नाम है पानी जैसा देश। अच्छा, पानी जैसा देश। ये तो आपका अब ये कब अभी 2 महीने पहले मतलब ये संग्रह अभी आया ही है।
मैं एक इसमें से एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ। क्या इसमें इसमें कुछ कोरोना काल का कुछ प्रभाव आया है क्या इस नहीं, फिल्म में? कोरोना काल का प्रभाव नहीं है इसमें। कोरोना को लेकर जी के मैंने एक बहुत लंबी कविता लिखी थी। वो जी जी। उसमें उसमें कोरोना की कई कई छवियां हैं, लेकिन वो अभी अभी शायद मेरे सामने, फिर वो ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, मैं एक इसमें से बहुत छोटी सुनाइए सी, आप। जी, मैं एक छोटी सी कविता जिसमें वो कई अनिश्चितताएं हैं, और उसमें कविता है, उसका शीर्षक है अंतिम। क्या बात है। वही देख रहा हूँ कि मैं कौन सी देख रहा था। हाँ, चलिए मैं ये पढ़ता हूँ। जी सूखी और साफ सदी की तरफ, एक सूखी और साफ सदी की तरफ जाते मेरे अजन्मे बच्चे, हमने पानी और पेड़ इसलिए मारे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके। जन्म लेना तो देखना कितना उज्जवल है सब कुछ, स्वर्ग सा दीपित, सारे अम्ल सभी क्षारों से मुक्त, न कीच न पतझड़ न ऋतुओं का चक्कर, न परागों के छींक कराऊ झोंके, न रात भर में लाश बनते फूलों के टोकरे। हम पृथ्वी का सारा नरक अपने स्वर्ग में लेकर चले जाएंगे वत्स। नदियां और आवारा बाढ़, सागर के ज्वार, फेन के पंख तक, और ये सरोवर तो यकीनन ही जिसकी सीढ़ियों पर बैठा शब्दों की बीड़ियां फूंक रहा हूं, और सड़ी हुई मछलियों की बू मेरी कविता में फैल रही है। अरे है, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, मन प्रसन्न हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एक कविता और सुनाइए, मन नहीं भरा अभी, मन नहीं जी, भरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आहिस्ता इसका शीर्षक है अंतिम। जी आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएंगी सीढ़ियां, निथरा हुआ जल देती मिट्टी गाद बनकर भर जाएगी। कम होता पानी पृथ्वी के अंतःपुर में पनाह लेने को खिसक लेगा। एक बूढ़ा और बीमार बगुला अंतिम मछली को अंतिम निवाला समझकर देखता रहेगा। दोनों में पहले कौन मरेगा यह ईश्वर नहीं, अंतर्धान होता हुआ पानी तय करेगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 ये वाह। पानी जैसा देश जो है वो कविता, जी जी। हाँ, इसका नाम एक दोहा से आया है। असल में जी जी। मैंने, क्योंकि मैं छंद में भी लिखते रहता हूँ, तो इसमें हम्म एक दोहा के माध्यम से मैंने इसके खंडों को बांटा है। पूरी संग्रह का थीम पानी ही है, और उसमें तरह जगह जगह का पानी है। जहां पानी की कमी है वो जगह ज्यादा आई हैं। चश्मशाही नहीं आया है। राजस्थान हम्म का कुलधरा जो गांव, जहां से पालीवाल लोग रातों रात भाग गए थे जलता चूल्हा और उबलता दूध छोड़ करके, हम्म। वो जो उजड़ा हुआ गांव है वो आया है। तो ये पानी ही इसमें पूरे थीम में है। तो एक दोहा दरअसल ये था, उसको उसी पे इसका नाम भी है कि पानी पानी जैसा देश। एक मिनट में भूल रहा हूँ, असल में वो कविताएं लोगों को याद नहीं रहती ना, मुझे तो मैं बहुत भूल जाता हूँ। हाँ, मिल जाए तो जानिए, मिल जाए तो जानिए, बीते सभी कलेस, मछली जैसी जान को पानी जैसा देश। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, तो क्या ये बात उसी है, पे क्या है। तो मछली जैसी जान को पानी जैसा देश मिल जाए तो कलेश बीत जाते हैं सारे के सारे। उसी अरे पानी जैसे देश की तलाश है। जो लोग भी अपने अपने पानी से दूर होते हैं उनकी पीड़ा समझी जा सकती है, कुलधरा से कश्मीर तक। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री अखिलेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो फिल्म जगत के बहुत बड़े अखिलेंद्र कलाकार जी हैं। बिहार के हैं, और हमारी मुलाकात है, हम हाँ, लोगों ने साथ कॉफी पी है रिजेंट सिनेमा में। जी जी अखिलेंद्र जी जी। भाई नमस्ते। वो कह रहे विनोद अनुपम बहुत। हम दोनों के कॉमन फ्रेंड है। पटना जी के जी फिल्म जी। फेस्टिवल में हम लोगों ने एक साथ बैठे कॉफी पी थी। क्या बात है, कह रहे बहुत सुंदर कविता आपकी, कह रहे। और एक जगह उन्होंने कहा है, भारतीयता से ओतप्रोत रचना है आपकी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत है। डॉक्टर साहब, मैं अब कार्यक्रम का समापन करूंगा, जी, लेकिन अच्छा अच्छा, आपने गीत भी लिखे हैं डॉक्टर साहब कुछ? अभी सामने तो है नहीं, कुछ कुछ तो मेरी गति हर तरफ है, और मैं नज्म भी लिख लेता हूँ, नज्म भी है। मेरी अभी एक किताब अगले साल आएगी, उसमें जी जी। सरस्वती पे अधिकतर कविताएं, जो जो सबसे ज्यादा कविता लिखी है वो निराला ने लिखी है, 2 कविताएं।
मेरी वो 101 कविताओं की लंबी श्रृंखला है, थी 107-8, मैंने बाकी काट के हटा दी। और अभी वो संस्कृत के बड़े विद्वान है राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, भोपाल में रहते जी हैं। जी जी, क्या बात तो है, राधा क्या बात। वल्लभ त्रिपाठी जी ने उसको अभी अभी उन्होंने पढ़ के खत्म किया है उसको, और उन्होंने छोटी सी टिप्पणी भी भेजी। तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स कई तरह के हैं। उसमें एक गीत भी है, और चूंकि पहली किताब मेरी गजलों की थी, तो उसमें इस तरह के शेर थे कि जी, एक मुजरिम को कुछ हाँ, याद है तो एक सुनाइए थोड़ा बहुत जी। जी एक याद आ जाता था, एक मुजरिम को मसीहा नहीं बता सकते, आईने दोस्त हैं पर सच नहीं छुपा सकते, वाह वाह वाह, क्या बात है। जिसके खिलने से महकती है जमाने की हवा, आप उस फूल की खुशबू नहीं चुरा सकते। क्या बात है, क्या बात है, क्या और बात उसमें एक शेर ये भी था कि पाँव पाँव पूंछ तो झड़ गई पाँव पे खड़े होने में, और उगती भी नहीं है कि हम हिला सकते हैं। है। वाह वाह वाह। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें तो नज्म 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 में लिखता हूँ, वो है मेरा, मेरे लिए छंद या नज्म या कुछ वो बाधा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब, उर्दू और तत्समता की बाधा भी नहीं है, मैं आराम से आपके लिखता हूँ। आपके अनुमति से मैं एक काम करता हूँ आगे, केवल कविताओं पर आपका ये कार्यक्रम रखता हूँ, क्योंकि आज तो विषय हमारा अलग था, और ये जी बीच में थोड़ा सा इसमें आपके व्यक्तित्व का ये रूप भी लाना पड़ा, जरूरी है। तो अब अंत में आप 2 मिनट में ये बताइए कि जी आज की युवा पीढ़ी जो है, जी उनको पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए 2-3 कुछ गुण बता दीजिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी हमारे भविष्य है, हमारे भारत, हमारे देश के का भविष्य है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य से मिलना हो तो मनुष्य से मिलो, आहा, मनुष्य क्या की बात। परछाई से मत मिलो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात परछाई है से आप। मिलोगे तो फिर वो परछाई हाथ आएगी, मनुष्य हाथ नहीं आएगा। हमारी युवा पीढ़ी की बड़ी समस्या है कि वो परछाई से मिल रही है। सलमान अख्तर जिनका मैंने जिक्र किया था, वो कहते हैं कि यार समोसे का फोटो खाने से पेट नहीं भरेगा, क्या समोसे बात की है। तस्वीर खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। तो जो साइबर स्पेस की जो छवियां हैं, जिसने बुरी तरह तुमको तुमको वो रियल लगने लगी हैं, उससे निकलो, उसको उसको परछाई ही मानो, और उसको वो समोसा मत मानो। वहां जो छवियां हैं, उसको पुरुष या स्त्री मत मानो, वो छवियां ही हैं। वाह वाह वाह। जो गर्माहट हाथ मिलाने में आती है शरीर में आंख डाल के बतियाने का जो स्वाद होता है। अब देखिए ना, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे चेहरे सामने हैं, लेकिन आदमी सिर्फ चेहरा नहीं है ना, ना ना ना। आदमी बहुत कुछ है। आप अगर सोचिए कि पूरे के पूरे उपेंद्र नाथ रैना मेरे सामने जब खड़े होंगे, तो जितना मैं देख रहा हूं, एक आवाज और चेहरा इससे अलग पर्याप्त होंगे, नहीं है। जी जी अलग जी। होंगे। मुझे एक युवा एक मुझसे छोटे उम्र में कवि हैं, उनसे मुलाकात हुई पटने में। मुझे लगता था कि बहुत लंबे से आदमी होंगे, आए तो वो बड़े मुख्तसर से लगे, मेरे मेरे पास छोटे भाई की तरह आके चिपक गए। हमने कहा कि यार तुम इतनी छोटी चीज हो, मैं समझता था बड़ी सी चीज होगे तुम, कविताएं तो बड़ी लिखते हो। तो ये जो फीलिंग होती है ना, वो अलग होती है सामने जब इंसान आ जाए तो। क्या बात है, क्या बात है। अखिलेंद्र जी तो छाया की दुनिया में काम करते हैं, लेकिन वहां से जो लौट में लेके आता है, वो बहुत सारी गतियों को लेके आता है। छायाएं वहां छूट जाती हैं, जो लोग वाह छाया वाह। पकड़ते हैं वो बीमार होते हैं। जो लोग वहां से ध्वनियां और गतियां लेकर के आते हैं, डायनेमिज्म उसका जो लेके आते हैं, इम्बाइब करते हैं अपने भीतर, वही सिनेमा के असली दर्शक होते हैं। वाह वाह वाह। और जो 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 आइटम सॉन्ग की जो छवियों में रह जाते हैं, वो फिर खुद भी आइटम बन जाते हैं धीरे धीरे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जो मित्र हमारे साथ आपके कार्यक्रम में जुड़े, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? सब तो उन्हीं से कह रहे थे। हम तो उन्हीं से मुखातिब थे, हम तो उन्हीं से मुखातिब थे। सबसे बड़ी बात तो यही कि जब उनसे मुलाकात हो, आंख से आंख मिले, तब ज्यादा मजा आएगा। कई बार ऐसा हुआ है, साइबर स्पेस की दुनिया में बहुत सारे लोग मिले, लेकिन अगर जैसे ही मौका मिला, मैंने कोशिश की उस शहर में गया तो, कि जो मुझे अच्छे लगे साइबर स्पेस में, उनसे मिलो जाकर सीधे। तो मैं क्या सबसे बात है। यही कहूंगा कि मनुष्य को
मनुष्य के छू के खोजिए। क्या बात है, क्या बात कही आपने। स्पर्श में, ये स्पर्श में परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा है कि जी, उसने जलती हुई पेशानी पे जो हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात तो है। ये मसीहाई की जो तासीर है, ये तो मसीह रूप में आती है। और मसीहा एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेने से ही नहीं बनता है कोई। आप में अगर मसीहाई का जज्बा हो तो आप भी मसीहा हैं। वाह वाह वाह, मनुष्य को बस मनुष्य के यही। रूप में छुइए, उसी छुअन से तो यही पूरा आज का जो जी हमारा कार्यक्रम था, पूरा आधार वही है, मूल जी मंत्र वही है। डॉक्टर साहब, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला। लेकिन साथ में निवेदन ये भी करूंगा, एक दिन आप कवि के रूप में मेरे मंच के साथ जुड़िए, आपकी जो ढेर आदेश। सारी बहुत सारी कविताएं सुनेंगे, उन पर खूब बातचीत करेंगे। मैं जी आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, जी। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित थे पटना से प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक, सुपरिचित कवि और गद्य लेखक डॉक्टर विनय कुमार। और आज के कार्यक्रम में जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मुझे आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।